प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए ब्राजील पहुंच गए हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के गैलेओ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया, जिसकी तस्वीरें भी आई हैं सामने। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गैलेओ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तस्वीरें। पीएम मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के निमंत्रण पर ब्राजील की यात्रा पर है। पीएम मोदी रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम शिखर सम्मेलन के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं और उसके बाद राजकीय यात्रा पर राजधानी ब्रासिलिया जाएंगे। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील की चौथी यात्रा होने जा रही है। जब ब्राजील पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 5 देशों की विदेश यात्रा पर इस वक्त हैं और जो चौथा पड़ाव है ब्राजील में वो शुरू हो चुका है। ब्रासिलिया में पीएम मोदी राष्ट्रपति लुला के साथ व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संबंध सहित आपसी हितों के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने पर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। बहुत ज्यादा अहम दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और आपको ये भी बताते चलें कि ये जो चौथा पड़ाव है प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा का, वो शुरू हो चुका है। पीएम मोदी के इस दौरे से वहां रह रहे प्रवासी भारतीय लोगों के बीच काफी उत्साह देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर और भारत माता की तस्वीर के साथ भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते नजर आए। और वहां से एबीपी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे की आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंच चुके हैं और भारतीय समुदाय के लोगों ने कुछ इस तरह से उनका स्वागत किया है। तस्वीरें आपको मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत माता की तस्वीर, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हाथ जोड़कर उनका वंदन करते नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। साथ में जिन लोगों ने इन तस्वीर को बनाया वो भी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम स्नेहा है, प्रतीक है, मैं रांची से हूँ। स्नेहा, आपने बहुत शानदार ये तस्वीर बनाई है, क्या सोच कर ये तस्वीर बनाई है? मोदी जी जिस तरह बोलते हैं भारत माता की जय, वो इसी को इमेजिन करके मैंने बनाया है कि जिस तरह मोदी जी भारत माता की पूजा करते हैं, स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। उन्होंने जिस तरह दिखाया है कि वो लेडीज़ को कितना रेस्पेक्ट करते हैं, लेडी ऑफिसर्स को खड़ा करके ब्रीफिंग देना और ये सब, तो उनसे हम सारी लेडीज़ बहुत ही अच्छा फील किया है, तो उसको ही मैंने दर्शाया है। एंड ये रियल रीज़न है कि वो भारत माता की जय बोलते हैं। हाँ। क्या आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री को जब ये तस्वीर दी जा रही है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने भारत का ओहदा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है पूरी दुनिया में। हम बहुत ही प्राउड फील करते हैं एज इंडियंस। आज जो इंडिया का स्टेटस है वो बहुत एक पावरफुल नेशन बना दिया और प्रधानमंत्री मोदी उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है, तो हम उनका बस स्वागत करना चाहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के स्वागत में ये लोग इस पोस्टर को लेकर आए हैं, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप एबीपी न्यूज़ पर तस्वीरें देखिए। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में ये खास पोस्टर तैयार किया गया है, यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में। विशाल पांडे। और भारतीय बिजनेस डेलीगेशन भी पीएम को इस दौरे से काफी जो उत्साहित है वो नजर आ रहा है। ऐसे में भारत और ब्राजील के बीच किन किन क्षेत्र और किन किन क्षेत्रों के सहयोग की संभावना है, और इसको लेकर बातचीत एबीपी न्यूज के संवाददाता विशाल पांडे ने की है। आपको सुनवाते हैं। इस वक्त मैं ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में मौजूद हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं और उनके साथ में भारतीय जो बिजनेस डेलीगेशन है वो ब्राजील पहुंचा हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनीष गिरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। मनीष जी, किस तरह से भारतीय डेलीगेशन जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है वो भारत और ब्राजील के बीच में बिजनेस वाले रिश्तों को देख रहा है? पिछले 3 दिनों से हमारा इंटरेक्शन यहाँ अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ, बिजनेस हाउसेस के साथ, लोगों के साथ रहा है। काफ़ी सारे सेमिनार और इवेंट्स में हमने यहाँ पार्टिसिपेट किया है और एक चीज़ उभर के आती है कि इंडिया आज भारत सबसे ब्राइटेस्ट स्पॉट है और सब लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। सब लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ, ट्रेड की तरफ भारत से उम्मीद कर रहे हैं कि उनका पार्टिसिपेशन। किस क्षेत्र में आप उम्मीद देख रहे हैं? 3 क्षेत्र में हमारा काफ़ी सारा इंटरेस्ट रहा है, बातचीत रही है। एक जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्रीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा आज आगे गति से बढ़ रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी चेंजेस के बाद जो हमारे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा टारगेट जो हम अचीव कर रहे हैं,
उसको लेके यहाँ भी काफ़ी सारा उत्सुकता है। उनको भी इंडिया के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना है और इंडिया में इन्वेस्ट भी करना है। देखिए, इंडिया में इन्वेस्ट को लेकर यहाँ बातचीत आगे बढ़ रही। जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग पहुंचे हुए बता रहे हैं कि भारत और ब्राजील के बीच में निवेश को लेकर कई समझौते होने की संभावना है। तो लगातार देखिए, अब रियो डी जेनेरियो से जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है, कैसे लोगों में उत्साह है। बिजनेस डेलीगेशन भी काफी उत्साहित है प्रधानमंत्री से वार्ता के लिए। ऐसे में आज के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, हमारे संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम जान लेते हैं। रियो डी जेनेरियो में मौजूद हैं इस वक्त विशाल पांडे। आप जानना चाहूंगी विशाल कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री का ब्राजील के रियो में स्वागत किया गया, आज का उनका क्या शेड्यूल रहने वाला है, साथ ही साथ किस प्रकार का उत्साह देख पा रहे हैं आप भारतीय में। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो डी जेनेरियो पहुंच चुके हैं। उनका भव्य स्वागत किया गया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे और यहाँ पर जो ब्राजील के आर्टिस्ट हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। खास बात ये रही है कि गणपति के मंत्र के साथ इन्होंने स्वागत किया। मैं एक बार जल्दी से अपने दर्शकों को चाहूंगा कि ये यहाँ के कलाकार वो गणपति मंत्र सुनाए जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने सुनाया था। मैम, आई जस्ट वॉन्ट टू यू दैट यू प्लीज कैन यू सिंग द सॉन्ग ऑफ गणपति चैंट। जय गणेश। Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Sharanam Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Sharanam Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha। देखिए जी हाँ, कुछ इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया ब्राजील के इन कलाकारों ने। बड़ी बात यह कि भारत के अध्यात्म और सनातन की शक्ति को ब्राजील में भी महसूस किया जा रहा है। और आपने आज के कार्यक्रम के लिए पूछा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर ब्रिक्स में शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अलग अलग इसके एजेंडा तय किए गए हैं जिसमें ग्लोबल शासन से लेकर ग्लोबल साउथ की आवाज तक शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर बातचीत होगी। पर्यावरण में जो बदलाव आ रहा है उसको लेकर इसमें बातचीत होगी। तमाम मुद्दों पर अलग अलग सेशन रखे गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे और उनकी लगभग 5 द्विपक्षीय मुलाकातें इस 2 दिन के अंदर रियो डी जेनेरियो में होगी ब्रिक्स के साइडलाइन में। और इसके बाद वो यहां से सीधे ब्राजीलिया के लिए रवाना हो जाएंगे जहां पर ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होगी। खास बात यह है कि ना चीन के राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति यहां पर नहीं पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं तो भारत की बात को ब्रिक्स के माध्यम से पूरी दुनिया सुनेगी। और अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास आनी है और इसलिए भारत के लिए यह ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण है। जब प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा जाएगा ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील की तरफ से तो काफी महत्वपूर्ण पल होगा। और यहां पर जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनकी आवाज को प्रधानमंत्री मोदी उठाते हुए दिखेंगे ताकि जो विकासशील देश हैं वो पिछड़े ना विकसित देशों के आगे। ये भारत का एक सबसे बड़ा एजेंडा रहता है। इसके साथ ही साथ काउंटर टेररिज्म एक बड़ा एजेंडा रहा 2021 में जब भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। और बहुपक्षवाद को कैसे बढ़ावा दिया जाए इस पर भारत का फोकस रहता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील पहुंच रहे हैं तो ब्राजील उन देशों में से एक था जिसने आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस मुहिम में भारत का समर्थन किया था। तो जब ब्राजील के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी तो आतंकवाद के मुद्दे पर भी कुछ बड़े जो यहां पर दोनों देशों की तरफ से बयान आ सकते हैं क्योंकि ब्राजील ने भारत का साथ दिया था। तो यह कहा जा सकता है कि यह दौरा प्रधानमंत्री का काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और जो अगला ब्रिक्स सम्मेलन होगा विशाल वो भारत में ही होगा, उसके लिए भी यहाँ पर जो मेजबानी है वो दी जाएगी। ऐसे में ये जो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन है ये भारत के लिहाज से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। विशाल, अब बिल्कुल देखिए, भारत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्राजील की तरफ से अध्यक्षता भारत को सौंपी जाएगी। 2026 में ब्रिक्स को भारत होस्ट करेगा और भारत क्योंकि हमने G20 देखा कितना सफल रहा था उसी तरह से इस बात की पूरी उम्मीद है कि ब्रिक्स भी पूरी तरह से सफल रहेगा। लेकिन वो तमाम बड़े मुद्दे जो भारत हर अंतर्राष्ट्रीय मंच से उठाता रहा है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उठाते दिखाई देंगे। खासतौर पर जो काउंटर टेररिज्म की बात की जाती है या फिर ग्लोबल साउथ, क्योंकि एक ये ऐसा मुद्दा रहा है जो भारत ने बहुत तेजी के साथ
साथ उठाया, G20 में अफ्रीकन यूनियन को जगह दी थी। तमाम वो देश जो विकसित देशों के आगे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, उनको आवाज भारत की तरफ से दिया जाता है। तो ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज यहां पर ब्रिक्स के मंच पर सुनाई देगी और कैसे एक जो ग्लोबल शासन है वो एक बेहतर तरीके से चलता रहे, शांति और सुरक्षा कैसे इन देशों के बीच में बनी रहे, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि यहां पर चीन के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स से दूरी बनाई है, रूस के राष्ट्रपति यहां पर नहीं आ रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके तहत, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि इसके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, क्योंकि कई सारे जो नए देश इसके सदस्य बने, चाहे वो इजिप्ट हो, इथियोपिया हो, इसके अलावा सऊदी अरब हो, ईरान हो, इंडोनेशिया हो, इनके नेता यहां पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ भी भारत की बातचीत हो सकती है। 5 अलग अलग द्विपक्षीय मुलाकातें यहां पर बताई जा रही हैं। तो यह कहा जा सकता है कि काफी महत्वपूर्ण है और भारत के लिए ब्रिक्स में यहां शामिल होना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा संदेश भी है। जी हाँ, इससे पहले पीएम मोदी अर्जेंटीना के दौरे पर थे, जहां पर वो राष्ट्रपति जेवियर माइली से मिले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत भी यहां किया गया। दोनों देशों के नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने अर्जेंटीना के दौरे के बेहद इसको कामयाब बताया है इस दौरे को, और पीएम मोदी ने साथ ही कहा है कि हम भारत अर्जेंटीना राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने और अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के 5 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन हम इस बात पर सहमत हैं कि आगे की जो यात्रा है वो और भी ज्यादा अधिक आशाजनक होगी। तो आगे की यात्रा और भी अधिक आशाजनक होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना का जो ये दौरा रहा बेहद सफल और कामयाब रहा। खबरों में आगे बढ़ते बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने लोगों को काफी डरा दिया। यहां पर एक उफनाई हुई नदी के बीच में से ट्रैक्टर निकालना भारी पड़ गया, क्योंकि तेज धार में ये ट्रैक्टर फंस गया और पलटने लगा। इस मंजर को जिसने भी देखा वो बुरी तरह सहम गया। आप भी देखिए। क्योंकि शिवपुरी के लुकवासा सोनपुरा मार्ग पर पुल न होने की वजह से कुछ लोगों ने नदी में ही ट्रैक्टर उतार दिया। ट्रैक्टर सवार कुछ लोग जबरन उफनाई नदी को ट्रैक्टर से पार करने लगे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। जबरन नदी पार करने की कोशिश में पहले तो ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर इधर उधर जाने लगा और फिर अचानक ट्रैक्टर पलटने लगा। कुछ देर तक तो लोगों की सांसें अटक गई। गनीमत रही कि ट्रैक्टर ड्राइवर ने ट्रैक्टर को नियंत्रित कर दिया। ट्रैक्टर पर करीब 6 से 7 लोग सवार थे, जिन्होंने राहत की सांस ली और उनकी जान बाल बाल बच गई। तो शिवपुरी में बाढ़ के बीच एक कार भी ऐसे ही बहती हुई दिखाई दी। कार पानी में बह रही थी, तभी कुछ लोग वहां पर पहुंच गए। रस्सी की मदद से कार को सैलाब में बहने से बड़ी मुश्किल यहां पर बचाने की कोशिश करने लगे। तस्वीरें देखिए। और जो वीडियो सामने आया है उसमें चारों तरफ पानी ही पानी दिखा। पानी से लबालब भरी सड़क पे एक कार तिनके की तरह तैर रही थी। इसके बाद कार को बचाने के लिए कुछ लोगों ने कार को रस्सी से बांध दिया और कार को अपनी तरफ खींचने लगे। इस तरह कार मालिक ने अपनी कार को बहने से बचा लिया। शिवपुरी में भारी बारिश के बाद सिंध नदी उफान पर है, जिससे नदी के ऊपर बनी पुलिया तक पानी आ गया है। मुसीबत इतनी ज्यादा है कि उफनाई पुलिया पार करना मतलब जान जोखिम में डालने जैसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करना चाहते हैं। शिवपुरी में हुई भारी बारिश की वजह से जगह जगह 3 से 4 फीट पानी भर गया है। सड़कें डूब चुकी हैं और कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। शिवपुरी की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की, जहां पर भारी बारिश के बाद एक पुलिया टूट गई। पुलिया भरभरा कर गिरी, जिसकी वजह से यातायात ठप हो गया। गनीमत रही कि जब पुलिया टूटी तब उसके ऊपर से कोई भी गाड़ी नहीं निकल रही थी, क्योंकि अगर गाड़ी निकल रही होती तो बड़ा हादसा हो जाता, क्योंकि पुलिया का बीच से एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। पुलिया टूट जाने की वजह से कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। इसके बाद पुलिया के दोनों तरफ लोग फंस गए। एक ट्रक भी वहां फंसा नजर आया। पुलिया टूट जाने की वजह से जबलपुर भोपाल स्टेट हाईवे SH22 को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। तो लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे मानसूनी बारिश के बाद मुसीबत सामने आ रही है लोगों की, और ऐसी मुसीबत की एक तस्वीर राजस्थान से भी सामने आई। धौलपुर जिले के नुनहरा ग्राम पंचायत को कस्बे से जोड़ने के लिए कोई भी अब सड़क नहीं बची है, इसलिए ट्यूब के ऊपर खाट रखकर ग्रामीण उफनाई हुई नदी को पार करने के लिए मजबूर नजर आए।
और बड़ी बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे भी रोज अपनी जिंदगी पर दांव लगाते हैं। स्कूल जाने के लिए रोज बच्चे ऐसे ही नदी पार करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन को बच्चों की ये पीड़ा दिखाई नहीं देती। ग्रामीण तो ग्रामीण, अब बच्चे भी उपखंड मुख्यालय सैंपऊ को जोड़ने के लिए नदी पर पुल की मांग कर रहे हैं। इस रास्ते से कैसे जाते हो आप लोग? कटोला से। फिर स्कूल से लौटते समय भी? हाँ। ग्रामीणों के मुताबिक पार्वती नदी का एक किनारा धौलपुर तो दूसरा किनारा बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में आता है और सीमा विवाद के कारण नदी पर पुल नहीं बन पाया। दावा है कि अधिकारी, विधायक और सांसद सीमा विवाद के कारण मामले को एक दूसरे पर टाल रहे हैं। इलॉन मस्क ने अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन कर दिया है, जिसका नाम अमेरिका पार्टी रखा गया है। ये पार्टी वन पार्टी सिस्टम को चुनौती देने के लिए बनाई गई है। मस्क ने ट्रंप को चेतावनी दी कि अगर वन बिग ब्यूटीफुल बिल पास हो जाता है तो वो पार्टी का गठन करेंगे और अब उन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन कर दिया है। अमेरिका पार्टी, इस पार्टी का जो नाम है वो रखा गया है। वन पार्टी सिस्टम को चुनौती देने का ऐलान इलॉन मस्क ने एक नई पार्टी बनाई है। आपको बता दें कि पहले डोनाल्ड ट्रंप के साथ इलॉन मस्क जुड़े हुए थे, लेकिन वन बिग ब्यूटीफुल बिल का वो लगातार विरोध कर रहे थे, जिसकी वजह से वो पार्टी से अलग हो गए और अब उन्होंने एक नई अपनी खुद की पार्टी का गठन कर लिया है। तो कल यानी कि शनिवार का दिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐतिहासिक दिन रहा। 20 साल के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक साथ एक छत के नीचे एक ही मंच साझा किया। प्रदेश की राजनीति में लंबे वक्त से इस घटनाक्रम को लेकर अफवाहें और अटकलें चल रही थी। अब उन सब पर विराम लग गया है। मराठी अस्मिता वाली चुंबक के सहारे ठाकरे बंधु फिर से खिंचकर एक साथ आ गए हैं, वो भी पूरे परिवार के साथ। जी हां, अब सवाल यह है कि ये भाईचारा आखिर कहां तक जाएगा? क्या ये सिर्फ दो भाइयों और परिवारों का मिलन है या फिर इसके पीछे नई सियासी रणनीति है? कैमरे के पहले फ्रेम में जब दोनों भाइयों की एंट्री हुई तो स्टेज पर उद्धव ठाकरे ने 4 कदम राज ठाकरे की तरफ बढ़ाए। इसके बाद राज ठाकरे अपनी जगह से 2 कदम उद्धव ठाकरे की तरफ बढ़े। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाला और सामने बैठे नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का अभिवादन किया। आगे हाथ जोड़कर सबको धन्यवाद। कैमरे के अगले फ्रेम में दोनों भाइयों ने स्टेज पर रखी छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर के साथ बाकी महापुरुषों की तस्वीरों को माल्यार्पण किया। पुष्पहार अर्पण करावा। फिर भाषण की शुरुआत हुई। सन्माननीय उद्धव ठाकरे, आणि माझ्या जमलेल्या सर्व तमाम मराठी बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, लेकिन इस पूरे दृश्य में जितनी मुस्कान और खुशी उद्धव ठाकरे के चेहरे पर थी, उतनी राज ठाकरे के चेहरे पर नहीं दिखी। राज ठाकरे अपने चिर परिचित गंभीर अंदाज में ही दिखाई दिए। तुमच्या हातात सत्ता असेल ती विधान भवनात, आमच्याकडे सत्ता आहे रस्त्यावर। रैली की शुरुआत से लेकर आखिर तक जहां जहां दोनों भाई साथ दिखे, राज ठाकरे का व्यवहार काफी सीमित दिखा, जबकि उद्धव ठाकरे का अंदाज उनसे बिल्कुल अलग था। रैली के आखिर में जब परिवार और पार्टी के बड़े नेताओं ने मंच साझा किया तो राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे उद्धव ठाकरे के बगल में खड़े नजर आए, जबकि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे चाचा राज ठाकरे के साथ खड़े। आखिर में अमित और आदित्य ठाकरे ने भी एक साथ स्टेज पर आगे आकर कार्यकर्ताओं को पारिवारिक और राजनीतिक एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। आणि तमाम महाराष्ट्रीय जनतेचं या दिवशी मी अभिनंदन करतो आणि आभार मानतो। पारिवारिक संदेश की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि 20 साल पहले दोनों परिवारों के रिश्तों में आई दूरी की वजह जितनी राजनीतिक थी उतनी पारिवारिक भी थी। इसलिए सवाल उठता है क्या दोनों का साथ आना सियासी मजबूरी है या परिवारों की दूरी भी कम हुई है? क्योंकि मंच पर दोनों भाई गले मिले एक साथ दिखे, लेकिन दोनों भाइयों की पत्नियां और परिवार अलग अलग बैठा नजर आया। राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे अपनी बेटी उर्वशी, बहू मिताली और ननद जयवंती के साथ स्टेज की दाईं ओर बैठी दिखी, तो स्टेज के बाईं तरफ उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे बेटे तेजस और आदित्य के साथ बैठी नजर आईं। दोनों भाइयों के बेटे आदित्य और अमित भी स्टेज के नीचे अलग अलग बैठे नजर आए। शायद यही वजह रही कि दोनों को मंच पर बुलाकर एक साथ तस्वीरें खिंचाई गईं ताकि कोई सवाल न उठे। आभार मानतो आणि तमाम महाराष्ट्रीय जनतेचं
या दिवशी मी अभिनंदन करतो आणि आभार मानतो. अब सवाल ये है कि 20 साल बाद दिखी ये केमिस्ट्री आखिर कहां तक जाएगी। उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं कि हम आगे तक साथ रहेंगे। म्हणजे आम्ही एकत्र येणार, आल्यानंतर निवडणुकीपर्यंत एकत्र राहतील का? सत्ता प्राप्ती, काही जण म्हणतात की यांचा मराठीचा नाही, महापालिकेचा आहे. अरे नुसता महापालिकेचा नाही, तर आमच्या महाराष्ट्राचा आहे. आम्ही महाराष्ट्र सुद्धा काबीज करू. वहीं राज ठाकरे ने अपने 25 मिनट के भाषण में भविष्य का तो कोई संकेत नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि जो काम बाल ठाकरे नहीं कर पाए उसे फडणवीस सरकार के एक फैसले ने कर दिया। आज जवळपास 20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत. हे बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं, ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं. यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2006 में जिस मराठा राजनीति की विरासत पर कब्जे के लिए दोनों भाइयों के रास्ते अलग हुए थे, अब एक बार फिर उसी मराठा अस्मिता की चुंबक ने दोनों भाइयों को एक दूसरे की तरफ खींचा है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस हिंदी भाषा वाले फडणवीस सरकार के फैसले के खिलाफ दोनों भाइयों का मिलाप हुआ है, अब उसी हिंदी की लड़ाई को लेकर दोनों हिंसा के लिए उकसाने से भी बाज नहीं आ रहे। जर महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल, तर आम्ही गुंड आहोत. आम्ही गुंड. न्याय मागणं म्हणजे गुंडगिरी नाहीये. आणि जर का गुंडगिरी केल्याशिवाय तुमच्या दरबारी न्याय मिळत नसेल तर आम्ही गुंडगिरी करूच. त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही. विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही. पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही. पण चूक त्यांची असली पाहिजे. आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याची व्हिडिओ काढू नका. संकेत ये मिल रहे हैं कि दोनों भाइयों का साथ आना एक बार फिर से ब्रांड मराठा स्टाइल राजनीति पर पकड़ बनाने का प्रयास है। बाल ठाकरे की जिस विरासत को अपना बताकर एकनाथ शिंदे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे हैं, अब दोनों भाई उस विरासत को अपने परिवार से बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं। यही वजह है कि मराठी अस्मिता के नाम पर दोनों ने एक बार फिर से हाथ मिलाया है। तुटू नका, फुटू नका आणि मराठी ठसा पुसू नका. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. और देखिए, राजनीति में टाइमिंग काफी मायने रखती है। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की टाइमिंग काफी अहम है। जाने अनजाने में महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ठाकरे ब्रदर्स वाली पिक्चर की निर्माता बन गई है और महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के हिंदी अनिवार्य करने के फैसले का विरोध हुआ। उद्धव और राज ठाकरे दोनों ने इस लड़ाई को हिंदी बना मराठी का रंग दे दिया और मराठी अस्मिता के नाम पर हाथ मिला लिया। उद्धव और राज ठाकरे का भाईचारा जरूरी है या फिर सियासी मजबूरी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बाल ठाकरे ने भले ही अपनी विरासत उद्धव ठाकरे को सौंपी, लेकिन परिवार और पार्टी से राहें अलग करने के बावजूद राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ब्रांड बाल ठाकरे स्टाइल की राजनीति करनी नहीं छोड़ी। राज ठाकरे ने मराठी मानुष के नाम पर मारपीट भी की और तोड़फोड़ भी की। हाल में फडणवीस सरकार के हिंदी अनिवार्य करने के फैसले के बाद भी ऐसी घटनाएं सामने आई। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मुझे माफ कर दो। हालांकि दोनों को मराठा अस्मिता वाली राजनीति का कोई खास फायदा नहीं मिला। बीजेपी से अलग होने के बाद उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी में शामिल हो गए। बाद में एकनाथ शिंदे ने अलग पार्टी बना ली और खुद को बाल ठाकरे की विरासत का ध्वजवाहक घोषित कर दिया। बीजेपी के साथ जाकर सीएम से डिप्टी सीएम की कुर्सी तक का सियासी स्वाद चख लिया। दूसरी तरफ राज ठाकरे प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर चले गए। बीते चुनावों की बात करें तो उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने 20 सीटें जीती, जबकि राज ठाकरे की पार्टी मनसे को एक भी सीट नहीं मिली। 2019 के विधानसभा चुनाव में जब शिवसेना
2 गुटों में नहीं बटी थी तब उद्धव के पास 56 सीटें थी, तब भी राज ठाकरे की पार्टी एक ही सीट जीती थी। 2017 के बीएमसी चुनावों में अविभाजित शिवसेना को 84 सीटें मिली थी, जबकि मनसे ने 7 सीटें जीती थी। बीजेपी ने इन चुनावों में 82 सीटों पर जीत हासिल की थी। इन नतीजों को देखें तो राज ठाकरे की पार्टी के प्रदर्शन का ग्राफ लगातार नीचे गया है। ऐसे में अब उद्धव और राज ठाकरे दोनों के सामने अपने सियासी अस्तित्व को बचाने की चुनौती है, क्योंकि अगर बीएमसी चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी जीत हासिल कर लेती है तो महाराष्ट्र में उद्धव और राज ठाकरे दोनों के पास सियासी तौर पर कुछ भी नहीं बचेगा। ठाकरे ब्रदर्स की रणनीति एक साथ आकर मराठी अस्मिता के मुद्दे पर अपनी पकड़ बनाना है, मराठा वोटर को अपने पाले में लाना है। ठाकरे बंधु जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि बाल ठाकरे की विरासत पर उनका ही अधिकार है। एकनाथ शिंदे ने उनके साथ विश्वासघात किया है। दोनों भाई बीजेपी पर भाषाई आपातकाल का आरोप लगाकर मराठा की लड़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं। हिंदुत्व ही कोणत्याही भाषेची मक्तेदारी नाही। आम्ही अस्सल मराठी बोलणारे तुमच्याही पेक्षा जास्त कडवट कट्टर देशाभिमानी हिंदू आहोत। एक गंमत बघा, हिंदी भाषिक राज्य आहेत ती आर्थिकदृष्ट्या मागास, आणि हिंदी न बोलणारी जी राज्य आहेत ती आर्थिकदृष्ट्या प्रगत, आणि वर आम्ही हिंदी शिकायचं। जी हिंदी बोलत नाहीत त्या राज्यांमध्ये, हिंदी बोलत असलेल्या राज्यांमधनं नोकरी धंद्यासाठी लोक इकडे येत आहेत आणि हे म्हणतात हिंदी शिका। कोणासाठी शिकायचं? आम्ही मराठी आहोत, आम्हाला मराठी असण्याचा अभिमान आहे, मराठी भाषेचा अभिमान आहे, पण त्याच वेळी आम्ही हिंदू आहोत, आम्हाला हिंदुत्वाचा अभिमान आहे आणि आमचं हिंदुत्व हे सगळ्यांना सोबत घेऊन चालणार आहे हिंदुत्व। सवाल ये भी है, क्या ये भाईचारा सिर्फ बीएमसी चुनाव के लिए है या रणनीति कुछ और है? जानकार ये भी डिकोड करने में लगे हैं कि राज ठाकरे ने अपने भाषण में बीजेपी और महायुति के खिलाफ हमला बोला, लेकिन एमवीए पर निशाना नहीं साधा। क्या इसके पीछे भी कोई विशेष रणनीति है? बीएमसी के चुनाव के लिए ही दोनों भाई साथ आए हैं और कोशिश ये है नैरेटिव कि किसी तरह से मराठी वर्सेस हिंदू हो जाए तो ये बीजेपी वर्सेस जो बची खुची शिवसेना है वो हो जाए। अगर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी मिलकर किसी तरह से बैकफुट पर चली जाएं किसी भाषाई विवाद पर, तो वो बृहन मुंबई के चुनाव में हो सकता है कि दोनों भाइयों के लिए कुछ पैर जमाने का मौका मिल जाए। फिलहाल दोनों भाइयों का साथ आना किसी फिल्म की हैप्पी एंडिंग की तरह दिख रहा है, लेकिन राज ठाकरे के मन में क्या है उस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में हाई प्रोफाइल हत्याकांड पर सियासी पारा हाई है। पटना के पौष इलाके में एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड की जो तस्वीरें सामने आई है उसने बिहार में जंगलराज की गूंज एक बार फिर से तेज कर दी। जंगलराज के मुद्दे पर बैकफुट पर रहने वाली आरजेडी पलटवार में जुटी हुई है और अब आरजेडी नीतीश राज को जंगलराज बता रही है, तो वहीं बीजेपी बुलडोजर इंसाफ का ऐलान कर चुकी है। रात के 11:37 का वक्त था। पटना के कटारुका अपार्टमेंट के बाहर फॉर्च्यूनर कार के बगल में एक शख्स घात लगाकर खड़ा है। तभी अपार्टमेंट की तरफ 2 कार बढ़ती है, पहली ब्राउन रंग की कार और दूसरी सफेद। जैसे ही ब्राउन रंग की होंडा कार अपार्टमेंट के मेन गेट पर पहुंचती है, घात लगाकर खड़ा आरोपी तुरंत कार की तरफ बढ़ता है, कार सवार शख्स पर कई राउंड फायरिंग करता है और बेखौफ वहां से चला जाता है। ठीक पीछे खड़ी दूसरी कार में मौजूद शख्स को जब तक कुछ समझ आता तब तक हमलावर मौके से फरार हो चुका था और पहली कार में मौजूद शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जिनकी पहचान पटना के नामी उद्योगपति गोपाल खेमका के रूप में हुई है। वो गाड़ी दिखाते हैं, देखिए हम कैमरा पर्सन शैलेश से कहेंगे कि उस गाड़ी की तस्वीर दिखाएं जिसमें खेमका सवार थे। वो खुद ड्राइव करते हुए एक कार्यक्रम से जो है यहाँ पे जो है वो आए थे। उसी दौरान अपराधी यहीं पर घात लगाकर छुपे हुए थे। उनके आते ही हुई ताबड़तोड़ फायरिंग जो है उन पर शुरू कर दी गई। देखिए यही वो गाड़ी है जिसपे जो खेमका है वो थे, खुद ड्राइव करते हुए यहाँ पर आ रहे थे। परिजनों का आरोप है कि घटना के 2 घंटे बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। आधी रात को पुलिस के इसी ढुलमुल रवैये के खिलाफ गुस्सा नजर आया। कटारुका अपार्टमेंट पटना का पौष इलाका है। यहाँ से महज 300 मीटर दूर गांधी मैदान का थाना है और 200 मीटर पर एसपी आवास। लेकिन अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद कि पौष इलाकों में भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं।
पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये वीआईपी इलाका है। गांधी मैदान थाना यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है। एसपी आवास, डीएम आवास भी पास में है और सबसे बड़ी बात, सामने में गांधी मैदान है, वहीं पर जो है पटना जोन के वरीय पुलिस अधिकारियों का कार्यालय है, जैसे एसएसपी का कार्यालय है, आईजी डीआईजी का कार्यालय है। जो मृतक के परिजन हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि थाना पास में है, लेकिन पुलिस को आने में 2 घंटे लग गए। गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद सवालों में पटना पुलिस आज एक्शन में नजर आई। हाई प्रोफाइल हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने डीआईजी से पूरे मामले की रिपोर्ट ली। फोरेंसिक टीम सबूत जुटाने घटनास्थल पर पहुंची। वहीं आरोपियों को खोजने के लिए पटना की बेऊर जेल में रेड की गई। टीम एसटीएफ पूरी तरीके से लगी हुई। एसटीएफ की 3-4 टीम लगी हुई है एसपी के नेतृत्व में, जो अपराध कर्मियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। प्रिजन से भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो हर तरह के जो तौर तरीके हैं तफ्तीश के, उन सबको अपना करके और हम लोग जल्द से जल्द अपराधी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। गोपाल खेमका हत्याकांड ने 7 साल पुरानी वारदात को फिर से जिंदा कर दिया। साल 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन की भी हत्या हुई थी। हत्या का पैटर्न भी सेम था। गाजीपुर में कॉटन फैक्ट्री के बाहर गुंजन खेमका की हत्या की गई थी। 7 साल बाद फिर उसी तरह पिता की हत्या को अंजाम दे दिया गया। गोपाल खेमका हेल्थ केयर के बिजनेस से जुड़े थे। मगध कैंसर अस्पताल के मालिक थे। वो पेट्रोल पंप का भी संचालन करते थे। पटना में गोपाल खेमका का रसूख उद्योग जगत से लेकर सियासी गलियारों तक था। हर राजनीतिक दल से उनके करीबी संबंध थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गोपाल खेमका के घर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गोपाल खेमका हत्याकांड के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला। हत्या की सीबीआई जांच की मांग की। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा गोपाल खेमका के परिजनों से मिलने पहुंचे। पीड़ित परिवार को अपराधियों को पकड़ने का भरोसा दिया। गोपाल खेमका हत्याकांड ऐसे वक्त में हुआ जब बिहार में चुनाव का माहौल है। जंगल राज के मुद्दे पर आरजेडी को घेरने वाली एनडीए सरकार खुद जंगल राज के आरोपों में घिर गई है। जंगल राज की बात करने वाले आज कहाँ हैं? क्या सुनवाई हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या एक्शन लिया गया है? कमिश्नर के बाहर गोलियां चलती है, जज साहब के बाहर गोलियां चलती है। आप समझ सकते हैं स्थिति बिहार की भयावह है और सरकार में डर भय खत्म। 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं और जंगल राज और पहले सतयुग कलयुग का बात करने से तो नहीं काम चलने वाला है। ये डबल इंजन की सरकार है, चाहे मोदी जी और नीतीश जी के गठजोड़ की सरकार है, उन पे ओनस जाता है, उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घिरी एनडीए सरकार दावा कर रही है कि वो जल्द से जल्द अपराधियों को खोज निकालेगी और साथ ही अपराधियों के घर के बाहर बुलडोजर की गूंज भी सुनाई देगी। सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों को कार्रवाई ही नहीं, इसके समूल नष्ट करने के संकल्प को पूरा करेंगे। चाहे इनकाउंटर करना पड़े, बुलडोजर चलाना पड़े या इसकी संपत्ति जब्त करनी पड़े। हम जीरो टॉलरेंस अपराध के मामले में रखते हैं और हमारे राज्य में और लालू जी के राज्य में यही बुनियादी फर्क है, जिसमें अपराधियों को किसी प्रकार का भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। वो दिन अब हवा हुए जब मुख्यमंत्री के आवास से फिरौती की रकमें तय होती थी। जंगलराज के खिलाफ वोट लेने वाले नीतीश कुमार के लिए गोपाल खेमका हत्याकांड मुश्किल बढ़ा सकता है। बीते 2 दशक से जीतन राम मांझी के कार्यकाल को अगर छोड़ दें तो नीतीश ही सीएम की कुर्सी पर हैं। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सुशासन बाबू मुंह नहीं फेर सकते। और आइए अब बात कर लेते हैं बर्मिंघम टेस्ट की, जिसमें भारत सिर्फ अब जीत से 7 विकेट दूर है और टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 608 रन का लक्ष्य दिया है। कप्तान शुभमन गिल ने दूसरी पारी में भी शतक लगाया। केएल राहुल, ऋषभ पंत और जाडेजा ने अर्धशतक लगाए हैं। मैच का 5वां और आखिरी दिन है, ऐसे में इंग्लैंड अब भी लक्ष्य से 536 रन की दूरी पर है। एजबेस्टन में टूटेगा इंग्लैंड का घमंड, टीम इंडिया को जीत मिलेगी प्रचंड। एजबेस्टन में जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। एजबेस्टन में भारत का कोई भी कप्तान कभी टेस्ट मैच नहीं जीता, पर टीम इंडिया के नए नवेले कप्तान शुभमन गिल हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं। भारत ने इंग्लैंड को एजबेस्टन में 608 रन का बड़ा टारगेट दिया है।
जवाब में टेस्ट के चौथे दिन इंग्लैंड के 72 रन पर 3 विकेट गिर गए। भारत को आखिरी दिन जीत के लिए 7 विकेट चाहिए और इंग्लैंड अभी भी लक्ष्य से 536 रन दूर है। मतलब भारत की जीत लगभग पक्की है और इसे पक्का किया है कप्तान शुभमन गिल के तूफान ने। गिल ने टेस्ट मैच में वनडे के स्टाइल में बैटिंग की और बड़ा शतक लगाया। गिल ने पहली पारी में 269 रन और दूसरी पारी में 162 गेंद पर 161 रन बनाए। अपनी पारी में गिल ने 13 चौके और 8 छक्के लगाए। गिल ने पहली पारी में दोहरा शतक और दूसरी पारी में शतक लगाने का नया रिकॉर्ड भी बनाया। गिल के धमाके की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को 600 प्लस रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने चौथे दिन 16 ओवर की गेंदबाजी में इंग्लैंड के 3 विकेट गिरा दिए। आकाशदीप ने नई बॉल से धमाल मचाते हुए 2 विकेट लिए तो मियां मैजिक ने 1 विकेट उखाड़ा। टेस्ट के आखिरी दिन संडे को भारत को 90 ओवर में इंग्लैंड के 7 विकेट गिराने, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि एजबेस्टन में जीत मिलेगी प्रचंड और लीड्स में जो घमंड इंग्लैंड के सिर पर चढ़ा था वो टूट जाएगा।